वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले भागों में हम पढ़ रहे थे कि लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू यह इस किताब के माध्यम से भारत के इतिहास के हर पहलू को उजागर कर रहे हैं, जिससे हमने इसके पहले भागों में पढ़ा था वेदों के बारे में कि भारत के पहला पुस्तक माना गया है वेद, जिसके 4 अलग अलग प्रकार हैं। अब आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं यह पढ़ते हैं आगे के परिच्छेदों में। इस परिच्छेद का पैराग्राफ का टॉपिक है या शीर्षक है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। यहाँ पर देखो, लेखक ने हर चीजों को उजागर करने की कोशिश की है कि जिस प्रकार अगर समाज का विकास होना है तो हमें दोनों पहलू को साथ में लेकर चलना चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, आशावादी और निराशावादी दोनों दृष्टिकोण एक साथ पनपते हैं। तो यहाँ पर जो भारत की जो संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे कि सिंधु सभ्यता की संस्कृति, उसके बाद धीरे धीरे उसमें विकास होता गया, फिर बदलाव आया, फिर विकास धीमा पड़ता गया, फिर परिवर्तन आया। मतलब ये जो निरंतरता है, इसमें लेखक कह रहे कि इस भारतीय संस्कृति की निरंतरता में क्या परिवर्तन आया या नहीं आया, क्योंकि समाज में रहने वाला जो स्तर होता है वह हर काल में समान नहीं होता। तो इस प्रकार इस पैराग्राफों में यहाँ पर लेखक ने यही बताना चाहिए कि जो वेदों के समय लोगों का जीवन जीने का जो तरीका था, उसके बाद के आर्यों के आने के बाद में भी परिवर्तन हुआ, और उसके बाद और भी परिवर्तन होने लगा कि यहाँ के जो लोग हैं वह समाजनिष्ठ न होकर एकनिष्ठ व्यक्तिवादी रूप में पनपने, उनका जीवन तरीका पनपने लगा। लोग आपस में जो घुल मिलकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे की इसमें हमने पढ़ा था कि आर्यों के युग में इस प्रकार की जीवन शैली नहीं थी। वह या हमारी जो सिंधु घाट की जो सभ्यता हमने पढ़ी, उसमें भी उसकी विशेषता में हमने पढ़ा था कि वह धर्मनिरपेक्षता सभ्यता का विकास उस समय था। लेकिन ये जो धर्मनिरपेक्षता सभ्यता का जो विकास उस समय हो रहा था, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा। लोगों का आपस में मेल जोल कम होने लगा। इससे आपस में छुआछूत के अर्थात स्पृश्य अस्पृश्यता की भावना निर्माण होने लगे, और इसी प्रकार उसमें थोड़ा उस विकास कार्य में थोड़ा बदलाव आ गया। उसमें थोड़ा हम बोल सकते हैं कि ठहराव आ गया था। तो पढ़ते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति की निरंतरता। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। तो देखो, लेखक क्या कह रहे हैं कि जो शुरुआत से ही हमारे इतिहास के शुरुआत से जो हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति है, उसमें हमेशा परिवर्तन आते रहे हैं। वह परिवर्तन कभी अच्छे थे, कभी बुरे थे। लोग आपस में मेलजोल रखकर उस सभ्यता को बनाना चाह रहे थे, आधुनिकता के विकास करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कभी कभी आक्रमणकारियों की आक्रामकता या अन्य किसी कारणवश उस सभ्यता और संस्कृति में क्या दिखाई देता था, हमें थोड़ा ठहराव दिखाई देता था। लेकिन लेखक आगे ये भी कहते हैं कि तमाम परिवर्तनों के बावजूद भी हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विकास था, या जो संस्कृति पहले से थी, वह भले ही परिवर्तन आए, उसमें बहुआयामी चीजें आए, फिर भी वह एकता, हमने पढ़ा था पहले पाठ में कि विविधता में एकता, यह सारी चीजें, धर्मनिरपेक्षता, यह बनी रही। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक
तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि किसी भी समाज के विकास के लिए, उस देश के विकास के लिए हम किसी एक स्थान पर या एक क्षेत्र में विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, और इस प्रकार जब तमाम परिवर्तन आते हैं तो हर क्षेत्र में परिवर्तन आता है, उसके विकास उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी फिर आगे चलकर साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के तमाम क्रियाकलाप इन आदर्श और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। तो जिस प्रकार हमने पहले भागों में देखा था कि नागरिक संस्कृति में कि उनके जो विकास उस समय हुआ था, धीरे धीरे आगे और भी विकास होने लगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ठहराव आ गया था, परिवर्तन आ गया था। तो इसी प्रकार इन मनुष्य के क्रियाकलाप, जीवन, उस युग के अनुसार उनमें परिवर्तन आता ही रहता है, और उस समाज के अनुकूलन के, उस वातावरण के, उस पर्यावरण के अनुकूल उसमें परिवर्तन, उसमें बदलाव आते रहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि चाहे कितने ही बदलाव आए, लेकिन जो हमारे सभ्यता के मूल में जो संस्कृति थी वह कभी बदल नहीं सकती, उसमें हमेशा निरंतरता व दृढ़ता बनी रही। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो। तो देखो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि एक ऐसा युग वैदिक काल के बाद, वैदिक काल में हमने देखा कि किस प्रकार मनुष्य अपने उन ज्यादा अन्य बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, या उनके जो परायणवादिता, परलोकवादिता के विचार थे वह उनसे ज्यादा उनका लेना देना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव, आगे युग में बदलाव आता गया, और इस प्रकार विशिष्टतावाद और छुआछूत आदि प्रवृत्ति का आरंभ होने लगा। विशिष्टतावाद का अर्थ हम बोल सकते हैं कि किसी एक विशिष्ट चीज को महत्व देना। जैसे कि उस समय देखो कि जो ब्राह्मण रहते थे वह ब्राह्मण लोगों का ही, उनके जो परंपरा में आने वाले जितने बच्चे थे वह वही काम करेंगे। इसी प्रकार हर क्षेत्र को बांट दिया गया, हर कार्य को बांट दिया गया, व्यक्तियों को, समाज को हर क्षेत्र में बांट दिया गया कि किसान का बच्चा आगे किसान का ही काम करेगा, फिर सुनार का बच्चा वही कार्य करेगा। तो इस प्रकार समाज में एक स्थिरता लाने के लिए बदलाव चाहिए था, लेकिन उसका कुछ अलग ही रूप उस समय समाज के उस स्तर ने ले लिया था। और इस प्रकार छुआछूत की जो परंपरा शुरू हुई उससे क्या हो गया, आगे इसमें उतनी बढ़ोतरी आ गई कि वह समाज के विकास के लिए बाधक साबित हुई। के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टवाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। तो लेखक कहते हैं कि ये जो विशिष्टवाद और छुआछूत की जो प्रवृत्ति का आरंभ हुआ था, वह प्रवृत्ति अधिकतर आधुनिक युग के शुरुआत में ही हुआ था। जैसे कि देखो हमने इतिहास में अलग अलग काल देखे हैं। कौन से कालों से हम परिचित है? मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में लोगों के बीच में इस तरह का देखने का तरीका नहीं था, लेकिन जो इस प्रकार से छुआछूत आदि व्यवस्था शुरू हो गई, वह लेखक कहते कि ऐसी जो प्रवृत्ति थी वह आधुनिक युग की देन थी। और इस छुआछूत या विशिष्टवाद को ही क्या नाम दिया गया? जाति व्यवस्था। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। अब जो ये जाति व्यवस्था थी उसको बनाने के पीछे कुछ एक अलग कारण था, क्योंकि उस युग की परिस्थिति के अनुसार वह जाति व्यवस्था बनाई गई थी कि समाज को एक स्थिरता प्राप्त हुई, उसका विकास व्यवसायों के द्वारा अगर हम समाज के कार्य को लोगों में बांट दिए जाएंगे तो इससे क्या होगा? व्यवसायों का विकास हो जाएगा और इस प्रकार हमारा जो देश है वो विकास की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन उससे क्या हो गया? एक खास परिस्थिति के बनाई गई जो जाति व्यवस्था थी उसका
फल अलग ही साबित हुआ। इसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना। अब जाति व्यवस्था की शुरुआत करने के पीछे उसका उद्देश्य था कि उस समय, उस युग के समय के अनुसार समाज की व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति तथा संतुलन प्रदान करना, यह उसका उद्देश्य था। लेकिन किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई कि किसी विशिष्ट समाज के विकास के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको संतुलन प्राप्त करने के लिए यह जाति व्यवस्था बनाई गई थी कि चलो अब बहुत हो गया, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा किसी एक शहर में, एक गांव में स्थिरता का जीवन पनपने लगे और मनुष्य एक गांव का विकास करते करते अन्य समाज के बड़े शहरों का, फिर अपने शहर का विकास करने के नींव के लिए यह व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन लोगों ने इसका परिणाम इतना आगे चलकर इसका परिणाम इतना समाज के लिए अहितकारक हुआ कि लोगों के यह समाज के व्यवस्था के लिए, समाज के लिए और खुद मानव के लिए भी यह जो जाति व्यवस्था है वह विनाशकारी साबित हुई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्र तक हुआ। तो इस प्रकार यह जो जाति व्यवस्था का जो उस युग का था प्रसार या जो असर था वह बहुत लंबे समय तक हमारे भारत पर छाई हुई थी। और उस ढांचे के भीतर बंधे हुए जितने भी लोग थे, हर दिशा के, भारत के हर दिशा के लोग उस विकास करने के मूल प्रेरणा को प्राणवान की तरह उसके प्रसार सारे भारत में और फिर इस तरह धीरे 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 सारे चारों भारत के चारों दिशाओं में यह बढ़ने लगी। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। तो इस प्रकार देखो, लेखक कहते हैं कि भले ही जाति व्यवस्था पनपने लगी लेकिन इससे भारत के सभ्यता और संस्कृति का विकास रुका नहीं, बल्कि क्या हुआ, भारत अन्य देशों के संपर्क में आने लगा और उससे क्या होगा, आपसी संस्कृति सभ्यता का क्या हो गया, परिवर्तन होने से और भी उसमें बदलाव आ गए और इस बदलाव को स्वीकार करते हुए भारत अपने विकास की ओर आगे बढ़ने लगा। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों तक का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। तो जिस प्रकार अच्छे, हमने इसके पहले पार्ट में भी देखा था कि जब हम कुछ अच्छा लेते हैं तो उसमें से अगर दूसरी संस्कृतियां या दूसरे देशों के साथ हमारा मेल या समन्वय होता है तो हम अच्छे संस्कृति का स्वीकार करते हैं तथा हमारे भारत की संस्कृति का भी वो लोग अनुकरण करते हैं, स्वीकारते हैं और इस प्रकार एक दूसरे की संस्कृति का समन्वय होते हुए उस एकता को और भी मजबूती प्राप्त होती है। तो इस प्रकार लगभग 3-4 हजार वर्षों तक यह सांस्कृतिक विकास और भी बढ़ता गया और इसका अटूट सिलसिला लेखक कहते कि कैसा था, अद्भुत था। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। विशिष्टतावाद, जिसका अर्थ है विशिष्ट होने का भाव। आगे का शब्द है कारागृह, जेल। प्राणवान, जीवित। चिंतन करना, विचार करना। अब कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। कुछ प्रश्न इसके पहले भाग में हमने जो पैराग्राफ पढ़े थे उससे संबंधित भी है। जैसे कि प्रश्न पहला है, ऋग्वेद की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर है, ऋग्वेद काव्य शैली में लिखा गया ग्रंथ है। प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य का इसमें पूर्ण वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें मनुष्य द्वारा किए गए सभी साहसिक कार्यों का वर्णन है।
अब आप ऋग्वेद की विशेषता में अगर आपको ज्यादा अंक के लिए पूछते हैं तो इसमें आप ऋग्वेद के अलग अलग वेदों का भी वर्णन कर सकते हैं कि ऋग्वेद की विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि ऋग्वेद के कुल मिलाकर 4 वेदों के कुल मिलाकर 4 प्रकार थे। उसमें से पहला जो था वह ऋग्वेद था। और इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारत की जो पहली पुस्तक है वह ऋग्वेद ही मानी जाती है। आगे का प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था क्यों प्रारंभ की गई, इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ा। जिसका उत्तर है, भारत में जाति व्यवस्था प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उससे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। भारत में जाति व्यवस्था क्यों प्रारंभ हो गई, उसका उत्तर यहाँ तक है। आगे का प्रश्न है कि इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ा। जिसका उत्तर है, समाज में इस प्रथा ने गलत स्वरूप धारण कर लिया, जिससे समाज का विकास होने के बजाय क्या हो गया, वह अलग अलग वर्गों में विभक्त हो गया। आगे का प्रश्न है, पश्चिमी देशों लेखकों ने भारतीयों को क्या संज्ञा दी। उत्तर के ऑप्शन है, क ईश्वर भजन करने वाले, ख परलोक परायण में विश्वास करने वाले, ग मन में दिखावे का भाव रखने वाले, या घ आध्यात्मिक चिंतन करने वाले। तो इस प्रश्न का उत्तर, इसके पहले भाग में हमने जो देखा था सेशन क्रमांक 4, उसमें उस पैराग्राफ में आए हुए प्रश्नों का इस पे पैराग्राफ पर पूछा गया प्रश्न है, जिसका उत्तर क्या होगा कि परलोक परायण में विश्वास करने वाले। कि पश्चिमी देशों के लेखकों ने भारतीयों की संज्ञा क्या दी थी, ख परलोक परायण में विश्वास करने वाले लोग। आगे का प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था शुरू करने का उद्देश्य क्या था। उत्तर के ऑप्शन है, क जनगणना हेतु, ख भारत को प्रांतों में बांटने हेतु, या ग भारत के व्यापारिक विभाजन हेतु, या घ भारत के पूर्ण रूप से विकास हेतु। तो अब यहाँ पर भारत में जाति व्यवस्था शुरू करने का उद्देश्य क्या था कि भारत को पूर्ण रूप से विकास करने के हेतु, कि भारत को उनको अलग अलग क्षेत्र में विकास करना था, इसलिए उनको जाति व्यवस्था शुरू करने का उद्देश्य था। अब तक के इस भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जाति व्यवस्था का हमारे समाज के विकास पर असर हुआ, इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे लेखक भारत के विकास में और क्या बातें बताना चाहते हैं, यह पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।